हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात करेंगे पेपर वन के लिए। और अगर जिस तरह से चीजें हो रही है और जिस तरह से आप कट ऑफ देख रहे हो, तो पेपर वन का जो रोल है बहुत अहम हो जाता है। और उसको किस तरह से तैयार करना है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो अब वन लाइनर जो क्वेश्चंस आते थे या हल्के फुल्के हमारे कंसेप्ट क्लियर हो और उस बेसिस पे जो क्वेश्चंस आते थे, अब वो दौर खत्म हो चुका है। चीजें बहुत ही यूं मानो अपडेट हो चुकी है, बहुत एडवांस हो चुकी है और बहुत कंसेप्चुअल बेसिस चीजें हो चुकी है। तो मैं आपको कंप्लीट पेपर वन की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करूंगा कि 10 की 10 यूनिट हमें किस हिसाब से पढ़नी चाहिए, किस चीजों को ध्यान रखना चाहिए, किस तरह का सिलेबस है। बेसिकली एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें ना पूरा सिलेबस तो देख लेते हैं कि ये सिलेबस है, ये सिलेबस है, मतलब कहने का मतलब 10 यूनिट्स आपने देख ली, लेकिन हम उस सिलेबस की डीपली स्टडी नहीं करते। और जब तक हम उस सिलेबस को गहन रूप से चिंतन नहीं करेंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या चीज पढ़नी है, क्या चीज छोड़नी है। ये सब बातों पे मैं बात करूंगा। और हम किस तरह से पेपर वन को पढ़ेंगे, किस तरह से हम थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे, कैसे हम सेशन को प्रैक्टिस के साथ लेके चलेंगे, ये भी सारी बातें मैं करूंगा। तो बहुत आराम से सुनना है। ये सेशन जो रहने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पेपर वन को कंप्लीट अच्छे से तैयार करने में पूरी हेल्प करेगा। मैं आपको हर एक यूनिट का सिलेबस दिखाते हुए बात करूंगा कि इस यूनिट का ये सिलेबस है, इस तरह से हमें काम करना है, ऐसे हमें पढ़ना है, ये सब बातें हमें करनी है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से सारी चीजों को सुनना है। इससे पहले कि हम बात करें कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में और पेपर वन के सिलेबस के बारे में, तो इससे पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल ऐप है SWMG और ये अपना कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, और इस पे आपको कोर्स दिखेंगे पेपर वन का। एक ये कोर्स दिखेगा, ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें डेली लाइव क्लास मिलेगी प्लस रिकॉर्डेड बैच, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है। और इसमें स्टडी मटेरियल भी बाय कोरियर आपके पास घर पे ही आएगा। इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा, वो फ्री रहेगा। और ये एक रिकॉर्डेड बैच है। अगर आप रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच, इसमें 10 की 10 यूनिट्स पीडीएफ फाइल, हिंदी और इंग्लिश माध्यम। और ये पेपर टू इन्वायरमेंट साइज है जिसमें आपको डाउट सेशन क्लियर करने के लिए प्लस 10 की 10 यूनिट्स आपको रिकॉर्डेड बैच और प्लस आपको स्टडी मटेरियल फ्री में घर पे ही आएगा 10 की 10 यूनिट्स का। इसमें भी एक्स्ट्रा कोई आपको चार्ज नहीं देना। और पेपर टू एजुकेशन भी हम पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। और अभी आपको मैं बता दूं, दिवाली तक अपना 35% और 45% का ऑफ चल रहा है। अगर आप विलिंग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन का ये लास्ट मैक्सिमम ऑफर रहेगा। एंड टेट के लिए भी है, अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने कंप्लीट स्ट्रेटेजी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें, अपनी सबसे पहली यूनिट इस की है टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या है टीचिंग एप्टीट्यूड? आपने एक चीज देखी होगी, अगर इस पेपर का नाम भी देखें तो एप्टीट्यूड शब्द आता है, रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करता है। क्योंकि देखो, आप यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करके या तो लेक्चरशिप में जाओगे या फिर आप रिसर्च में जाओगे। तो बेसिकली आपको ये जानना चाह रहा है ये पढ़ा के कि आप में टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण की अभिवृत्ति या यूं मानो एबिलिटी है क्या। एप्टीट्यूड का मतलब होता है एक तरह से एबिलिटी, आप में ये क्षमता है क्या। या फिर आप में रिसर्च की एबिलिटी यानी कि शोध की एबिलिटी या क्षमता है क्या। इसीलिए इस जनरल पेपर का नाम भी इसी तरह से रखा गया है। ठीक है, और दूसरी बात अगर मैं बात करूं, आपको कहीं भी देखना इस पूरी एक यूनिट नंबर 5 है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड शब्द का यूज किया गया है। क्योंकि मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं, एक बार ऐसा भी शब्द पूछ लिया कि एप्टीट्यूड का मतलब क्या है या एटीट्यूड या एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है। एटीट्यूड होता है किसी का दृष्टिकोण या नजरिया, एप्टीट्यूड होती है एबिलिटी, क्षमता, काम करने की बेसिकली क्या क्षमता है। तो आप में ये एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो शिक्षण अभिवृत्ति की बात करें इस यूनिट में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले इस नाम को देखो आप, टीचिंग। ये जो टीचिंग शब्द है, सबसे पहले इसको ही आपको अच्छे से डिफाइन करना है, इस कंसेप्ट को क्लियर करना है। टीचिंग शब्द को, शिक्षण शब्द को, टीचिंग क्या है ना। क्योंकि ऐसे मिलते जुलते शब्द है, जैसे हम कई इंस्ट्रक्शन है ना, इंडोक्ट्राइनेशन की बात करते हैं, है ना, और हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो इन शब्दों से कैसे ये डिफरेंस है, कैसे ये डिफरेंस रखता है, और ये इसकी क्या क्या इसके बेसिकली इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं
वो ऑब्जेक्टिव इन जो अलग टर्म्स है इनसे डिफरेंस कैसे है, ये सारे शब्दों को आपको लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस सिलेबस में आप देखोगे ना तो कहीं पे भी आपको ये शब्द जैसे इंस्ट्रक्शन शब्द है, ये कहीं आपको अनुदेश शब्द लिखा हुआ नहीं मिलेगा, है ना। ट्रेनिंग यानी कि शिक्षण आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंडोक्ट्रिनेशन यानी कि उपदेश जैसा शब्द आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन इस शब्द के आते ही वो जो हिडन शब्द है उनको आपको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस तरह से हमें एलाबरेट करना होता है सिलेबस को। ये नहीं कि एक शब्द देखा बस उसकी लाइन पढ़ ली, इस तरह से हम डीपली स्टडी नहीं कर रहे, ये सीधा सा मतलब है। अगर हम और इसको गहराई से जाएं तो इसमें आप देखो एक शब्द है जैसे कोग्निटिव शब्द होता है ना। कोग्निटिव शब्द है, कोग्निटिव जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक एक शब्द है अफेक्टिव, है ना। क्या है? अफेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं भावात्मक, है ना, भावात्मक। और एक होता है साइकोमोटर, है ना, साइकोमोटर। साइकोमोटर यानी कि मनोप्रेरक एक तरह से, ठीक है। तो अब ये तीनों शब्द अगर आप सिलेबस में देखने को जाओगे तो सिलेबस में ये तीनों शब्द आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके बिना टीचिंग अधूरी है। कोग्निटिव बेसिकली क्या है? यानी कि ब्रेन संबंधी डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक, है ना। अफेक्टिव यानी कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन का आप पढ़ लेना किसी के, यानी कि भावनात्मक। और साइकोमोटर यानी कि एक्शन से संबंधी, क्रिया से संबंधी आप में एबिलिटी है, ठीक है, वो जानने की। तो ऐसे शब्दों का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे लेवल ऑफ टीचिंग वाली जो बात है, यानी कि जो शिक्षण के स्तर है, यहां से हर बार क्वेश्चन आते हैं। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल ऐसे आते हैं कि कौन सी ऐसी लेवल है टीचिंग का जिसमें सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग की बात की जाती है, तो वो मेमोरी लेवल हो गया। अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या होता है? जो फैक्ट्स होते हैं उसके बीच रिलेशन बनाने की बात की जाती है। और रिफ्लेक्टिव में एक तरह से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, यानी कि ये पूरा ओपन डिस्कशन वाली बात होती है। इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है और वो उसको सोल्व करता है। एक होता है ऑटोनोमस लेवल। ऑटोनोमस लेवल, इसमें देखो आप कहीं भी देखोगे नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑटोनोमस लेवल से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली ऑटोनोमस लेवल होता है कि अपने आप से स्वायत्त जो चीजें सीखता है बिना किसी एक्सटर्नल कोई जैसे फॉर्मल एजुकेशन के वो सीखता है, तो वो क्या है? बेसिकली ऑटोनोमस है। अब बात आई फॉर्मल की, जैसे फॉर्मल की बात, फॉर्मल टीचिंग भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है और नॉन फॉर्मल भी होती है। अब जैसे फॉर्मल हमें पता है चार दीवारी में पढ़ने वाली बात है, जो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होती है। और एक दो शब्द आते हैं, फिर एक शब्द आता है इनफॉर्मल, है ना, और एक आता है नॉन फॉर्मल। तो बेसिकली अगर इनका डिफरेंस पूछे आपको, और इनसे डिफरेंस पूछा ही गया है कि इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल टीचिंग है, इसमें क्या डिफरेंस है। अगर इसको हिंदी में देखें तो बेसिकली ये दोनों अनौपचारिक ही लगते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर बात करें इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल बेसिकली क्या है? जो फॉर्मल है उसी का फ्लेक्सिबल रूप है, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है, ये है, सब इनफॉर्मल में आ गया। जबकि जो नॉन फॉर्मल है वो बेसिकली जो लाइफ टाइम हम सीखते हैं जीवन में, है ना, जैसे बाहर किसी से जो लाइफ एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब सेकंड यहाँ पे आता है कि जो लर्नर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लर्नर जो है, जो शिक्षार्थी है, उसकी विशेषता। और यहाँ से ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं एडोलसेंट यानी कि किशोर अवस्था से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एडोलसेंस या किशोर अवस्था कौन सी अवस्था है? ना तो वो चाइल्डहुड में आता है और ना ही वो अडल्ट में आता है, एक संक्रमण अवस्था है बीच की। तो वहां पे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। तो वो एक तरह से क्या है कि सेल्फ उसको वो फ्लक्चुएशन बहुत होता है, उसका जो बिहेवियर है वो टाइम टू टाइम बड़ा चेंज रहता है ना। तो इस तरह से यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ना, अगर लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स में कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल दे रखा है कि किस तरह से ये उनके सीखने को प्रभावित करता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है लर्नर की जो उसकी इफेक्टिव लर्निंग को इफेक्ट कर सकती है, यानी कि प्रभावशाली जो सीखने की जो क्षमता है उसको प्रभावित कर सकती है। उसका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसका सोशल बैकग्राउंड है, अगर वो इमोशनली स्टेबल नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन, अगर आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, आप भावनात्मक रूप से कमजोर हैं, तो आप बताइए कैसे चीजों को समझ पाएंगे। या आप लड़के बैठे हैं, किसी से लड़के बैठे हो तो पढ़ाई करोगे तो कैसे पढ़ाई कर पाओगे भाई? आपके दिमाग में तो वही चलता रहेगा। तो ये
बेसिक्स बेसिक्स जो बातें हैं ये बहुत आराम से सीखने की बातें हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड में इफेक्टिव टीचिंग शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। और इफ टीचिंग के बाद आपको मैं बता दूं जो यूनिट पढ़नी होती है, इसके साथ पढ़नी होती है, वो होती है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार या संप्रेषण, क्योंकि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के साथ इफेक्टिव टीचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये जैसे ही आपने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, उसके साथ कम्युनिकेशन यानी संचार या संप्रेषण को पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तभी कंबाइंड होके, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हमें जब हम क्वेश्चन करेंगे कि यार ये टीचिंग का क्वेश्चन है या कम्युनिकेशन का, ये मर्ज करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं बेसिकली, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो टीचिंग को बेसिकली इफेक्ट करेंगे, है ना। जैसे देखो टीचिंग में क्या क्या है, जो चीज शामिल है, जैसे टीचर शामिल है, लर्नर शामिल है, सपोर्ट मटेरियल हो गया, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज होगी, लर्निंग इन्वायरमेंट हो गया और इंस्टीट्यूशन हो गया। यही तो होता है ना पूरे के पूरे जो टीचिंग में क्या क्या होगा, एक तो पढ़ाने वाला, एक पढ़ने वाला, एक वहां आपको कौन कौन सा सब जो सहायता की सामग्री है पढ़ाने के लिए, किस तरह की इंस्ट्रक्शन के लिए, निर्देश के लिए फैसिलिटीज दी हुई है, आपका लर्निंग इन्वायरमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशन के क्या रूल और रेगुलेशन है। ये जो सारे जो फैक्टर है, ये अगर ठीक नहीं है तो हमारी टीचिंग को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। अगर ये सब ठीक है, अपने फेवर में है और सारी चीजें इफेक्टिवली भी ये लागू हो रही है, तो इफेक्टिव टीचिंग होगी। तो यहां से ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। और ये मेथड्स ऑफ टीचिंग है ना, मेथड ऑफ टीचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दो टर्म होगी, एक होता है जो मेथड की बात करते हैं टीचर सेंट्रिक, क्या होता है टीचर सेंट्रिक, और एक होता है लर्नर सेंट्रिक। यहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं टीचर सेंट्रिक और लर्नर सेंट्रिक के बारे में। टीचर सेंट्रिक का मतलब हो गया एक तरह से जो शिक्षक होता है, शिक्षक केंद्रित चीजें हो गई, यानी कि यहाँ पे अहम रोल किसका होगा, शिक्षक का होगा, है ना। जैसे लेक्चर मेथड है, तो लेक्चर मेथड में टीचर सेंट्रिक हो गया, क्योंकि वहां पे कई बार लर्नर होते हैं वो पैसिव या निष्क्रिय हो सकते हैं अगर लेक्चर काफी इंटरैक्टिव ना हो तो। लर्नर सेंट्रिक अप्रोच जहां होगी, जहां अधिगम करता यानी कि जो शिक्षार्थी है उसको ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो शिक्षार्थी होगा वो क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां से क्वेश्चंस कैसा बनेगा, और हर बार आपने पेपर दे ही रहे हो, आपने पेपर में देखा होगा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंट्रिक, या विच आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर नॉट टीचर सेंट्रिक, या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो टीचर सेंट्रिक है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर लर्नर सेंट्रिक की बात आए, शिक्षार्थी केंद्रित की बात आए, तो वहां पे जो टीचर होता है वो फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है, यानी कि लर्नर को वो फैसिलिटी प्रदान करने की काम करता है। जबकि टीचर सेंट्रिक जो अप्रोच होती है उसमें टीचर एक तरह से मास्टर की तरह काम करता है, वहां पे उसके पास क्या होता है, पूरा होल्ड होता है, पूरा मॉनिटरिंग बेसिकली रहती है। तो इस तरह के कंसेप्ट, और यहाँ कई सारे मेथड हम बात करते हैं, जैसे लेक्चर मेथड की बात करते हैं, है ना, यानी व्याख्यान पद्धति, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन विधि के बारे में बात करते हैं, डिस्कशन मेथड के बारे में बात करते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में बात करते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड के बारे में बात करते हैं, प्रोजेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में बात करते हैं, सर्वे मेथड के बारे में बात करते हैं। तो ये सारे मेथड्स बेसिकली यहाँ होंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिलेबस में अगर देखो मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात कर दी, आगे बस आपको ये देखना है कि वो किस तरह से हम उसको डीपली पढ़ पाते हैं, और यहीं से अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। अब स्टूडेंट क्या कहाँ कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं यार ये चीज तो मैंने देखी नहीं, ये चीज तो है ही नहीं, यहाँ कैसे करूं मैं, ये तो सिलेबस में नहीं है, उनको लगता है आउट ऑफ सिलेबस है। नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसको एक शब्द में पूरा व्याख्या करनी पड़ेगी, आपको पूरा अच्छे से उसको एलेबरेट करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। और यहाँ पे जैसे ये जो स्कीम है स्वयं स्वयं प्रभा और मूक है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। अब देखो इसकी फुल फॉर्म में ये भी पूछ लिया कि मैसिव शब्द का मतलब क्या होता है, यानी कि वेरी लार्ज लेवल पे बेसिकली मैसिव शब्द है। तो स्वयं स्वयं प्रभा मूक जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे चल रहे हैं, उनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। और ये जो टॉपिक है स्वयं स्वयं प्रभा और मूक, ये आपको आईसीटी जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर ये टॉपिक आप अच्छे से कर लेते हो तो 2 यूनिट्स में कवर हो जाता है, एक तो आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड, और एक तीसरी यूनिट भी आप इसमें जोड़ सकते हैं अगर जोड़ें, दैट इज हायर एजुकेशन, क्योंकि हायर एजुकेशन सिस्टम में आईसीटी का यूज हो रहा है बेसिकली, और इससे क्या हो रहा है, ये सारी स्कीम्स लॉन्च हुई है। तो अब ये 3 यूनिट से रिलेट करने वाली चीजें हैं, तो हम इसको तीनों यूनिट में जोड़ के पढ़ेंगे कि किस तरह से वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह से इस यूनिट में पूछा जा सकता है। तो ये हमें सब ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आपको कुछ सिलेबस अच्छे से डीपली चीजें समझ पा रहे हो क्या, कि हमें कैसे चीजों को करना है। और यहाँ है टीचिंग के जो सपोर्ट सिस्टम है, बेसिकली कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम होता है ना।
तो आप जो आपकी शिक्षण में हेल्प करे, जैसे हम टीचिंग एड्स की बात करते हैं जो ट्रेडिशनल चली आ रही है, मॉडर्न हो गया, अब आईसीटी बेस्ड चीजें होगी, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसमें अगर थोड़ा सा और बात करें तो इवैल्यूएशन सिस्टम जो है ना, मूल्यांकन प्रणाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपने देखा होगा क्वेश्चन जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में, समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में, इप्सेटिव के, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, यहां से क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं, ठीक है। और इवैल्यूएशन और असेसमेंट में डिफरेंस की बात करें, क्या होता है, मेजरमेंट है ना, 3 शब्द होता है, एक शब्द है मेजरमेंट, उसके बाद असेसमेंट और उसके बाद इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन जहां जजमेंट शब्द आ जाए वहां इवैल्यूएशन है। असेसमेंट में उसके लर्निंग के कितना वो सीख रहा है, किस लेवल पे पहुंचा है ये, और मेजरमेंट उसकी क्वांटिटी यानी कि नंबर्स में मापने की कोशिश होती है। तो इवैल्यूएशन सिस्टम है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप देखोगे ना तो फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरिया रेफरेंस, नॉर्म रेफरेंस, इप्सेटिव, है ना, स्कोलेस्टिक, नॉन स्कोलेस्टिक, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बहुत आराम से हमें इन चीजों को करना है, ठीक है। तो ये यूनिट आपको आई थिंक टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरह से हमें पढ़ना है। और इसमें सिर्फ ऐसे काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स कि आप लोगों ने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली, इस बात को आप समझिए। आप अगर यूं सोचते हो कि मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और थ्योरी पढ़ के हमारा काम हो जाएगा, तो ये हम नहीं मानते कि थ्योरी पढ़ने से ही काम हो जाएगा। थ्योरी के साथ साथ हमें पीवाईक्यूज बेसिकली करने पड़ेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम क्वेश्चंस कहां से करें, है ना। तो मैं कहूंगा सबसे बेस्ट सोर्स है पीवाईक्यू, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो सबसे बेस्ट है। और इसके लिए हम एक चीज अभी सोच रहे हैं, अभी जल्दी ही हम क्या करेंगे, जितने आपके पीवाईक्यूज हैं उनको, उनकी एक बुकलेट आपको रिलीज कर रहे हैं। एक बुक होगी, है ना, जो हिंदी मीडियम में भी होगी और इंग्लिश मीडियम में भी होगी। और सबसे अच्छी बात इस बुक की ये होगी कि इसके अंदर हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया जाएगा, यानी कि जो 4 ऑप्शन है हर एक ऑप्शन को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब किया जाएगा कि इसका यही आंसर क्यों है, इसका यही आंसर क्यों है। ऐसे ही आपको सारी यूनिट्स का इस तरह से मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रयास हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपका सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड या कोई भी यूनिट है ना फ्रेंड्स, चाहे वो टीचिंग हो और बाकी यूनिट्स के बारे में भी हम ऐसे सीरीज वाइज बात करते रहेंगे कि कैसे यूनिट में कैसे कैसे पढ़ना है। मैं आपको कंप्लीट इसको पेपर 1 का पूरा बताऊंगा कि कैसे हमें अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। हर यूनिट के बारे में ऐसा बात करूंगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि सिर्फ हमें थ्योरी पे फोकस नहीं रहना, हमें पीवाईक्यूज भी साथ लेके और थ्योरी के साथ जोड़ के पढ़ना है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं अपनी सेकंड यूनिट, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध अभिवृत्ति। तो देखो फिर एप्टीट्यूड शब्द आ गया है ना, ये है रिसर्च एप्टीट्यूड। तो रिसर्च शब्द को भी आपको समझना पड़ेगा पहले, री प्लस सर्च। कारण क्या है, हम बेसिकली क्या होता है, जिस टाइटल की बात करते हैं उसी को हम अच्छे से नहीं पढ़ते। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं रिसर्च को पूरा पढ़ लेंगे, जब मैं उनसे बात करता हूं कि भाई बता व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन, है ना, इनोवेशन, डिस्कवरी एंड रिसर्च, यानी कि खोज क्या है, आविष्कार क्या है, अनुसंधान क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है। तो वो कंफ्यूज जाता है कि यार क्या बात कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि वो क्या होता है टॉपिक के फंडामेंटल तक नहीं जाता, टॉपिक के मौलिकता पे नहीं जाता। और जब तक, जैसे हमने एक फर्स्ट रैंकर से बात की थी, वो वीडियो भी आपने देखा होगा, जो 100% मार्क्स आए हैं, अपनी क्लास का स्टूडेंट था, वो मैंने वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पे, आपने देखा होगा। उसने भी बड़ा अच्छे से ये बात रखी कि सर आपने जो हमें फंडामेंटल की बात करी, आप हर टॉपिक को मौलिकता से लेके चलते हैं कि उसको ऐसे समझना है, इस तरह से आप हमें टाइम देते हैं रीथिंक करने का। तो वो एक अच्छी अप्रोच है और वो काम करती है बेसिकली, मैं आपको ये सीरियसली कह रहा हूं। अगर आप उस चीज पे काम नहीं करोगे, आप सोचोगे कि ना बस टॉपिक एक क्वेश्चन आया, उससे 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन हो गया, बस 2 में ऐसे ऐसे कर लूंगा, इस तरह से नहीं होता। आपको चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ये ऑप्शन क्या कह रहा है, ये ऑप्शन इससे रेलिवेंट कैसे है। क्योंकि अगर आप देखो ना तो ऐसे ऑप्शन से ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस आगे बनते हैं। तो प्लीज इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रिसर्च, तो री मतलब क्या होता है, जैसे री का पेपर होता है, बार बार देना पड़ता है, तो वही है री मतलब अगेन एंड अगेन, है ना, चीजों को अगेन एंड अगेन करना। और सर्च का मतलब होता है चीजों को फाइंड आउट करना। क्या करना?
फाइंड आउट करना, है ना। तो रिसर्च का मतलब अगेन एंड, क्योंकि कारण क्या होता है, आप कहते हैं ना कि इस चीज पे तो रिसर्च चल रही है। जैसे मान लो मैंने डॉक्टरेट की है, पीएचडी की है, इसीलिए मैं डॉक्टर नाम लगाता हूं। तो मैंने क्या किया कि थर्मल पावर प्लांट है ना, उसका मैंने उस पर रिसर्च किया कि उसके इन्वायरमेंट पे क्या इंपैक्ट है ना। EIA किया, यानी कि इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ थर्मल पावर प्लांट। तो मैंने, यूं तो है नहीं कि मैंने ही सिर्फ उस पर काम किया, पहले किसी ने और ने किया, फिर मैंने किया, फिर मैंने किया, फिर आगे और करता रहेगा, यानी कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, अगेन एंड अगेन, कि अच्छा ये हो जाए तो ये होगा, ये हो जाए तो ये होगा। तो रिसर्च तो चलती रहती है ना। तो इसीलिए कहते हैं अगेन एंड अगेन चीजों को फाइंड आउट करना। तो यही पहला शब्द है कि रिसर्च का मीनिंग क्या है ना, क्या मीनिंग है, अर्थ क्या है, और रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, प्रकार। अगर मेथड्स और टाइप्स की इसकी बात करें तो यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो ब्रॉडली हम दो भाग में बांट के, जैसे क्वालिटेटिव क्या है और क्वांटिटेटिव क्या है, पहले इसको हमें पढ़ना चाहिए कि गुणात्मक रिसर्च कौन सी होती है और मात्रात्मक रिसर्च कौन सी होती है, पहले इसको हमें डिस्क्राइब करना चाहिए। फिर उसके अंदर हमें पढ़ना चाहिए कि क्या रिसर्च है जो फंडामेंटल यानी कि मौलिक रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्च क्या है, एक्शन रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च क्या है, क्रॉस सेक्शनल रिसर्च क्या है, ब्लाइंड रिसर्च क्या है, डबल ब्लाइंड रिसर्च क्या है, केस स्टडी क्या है, सर्वे रिसर्च क्या है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च क्या है, नैरेटिव रिसर्च क्या है। इस तरह से हमें सारी रिसर्च के बारे में, सारी शोध के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। फिजिबल के बारे में बात करनी पड़ेगी, फिजिबल रिसर्च कहाँ पे होती है, इस तरह से हर एक शब्द। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, हिस्टोरिकल रिसर्च क्या है, मतलब इसके, देखो आप कोई भी रिसर्च पढ़ोगे ना, उसमें कुछ ना कुछ एक हिंट या कीवर्ड बहुत अच्छे से मेंशन होता है, और वो हर क्वेश्चन और ऑप्शन में भी देखोगे उसी कीवर्ड वर्ड के आसपास चीजें पूछी जाती है, लेकिन वो कीवर्ड आपको पकड़ना आना चाहिए, वरना तो आपको क्या लगेगा कि सारी की सारी रिसर्च एक जैसी है, सारी की सारी जो रिसर्च हुई है वो एक जैसी है, कोई फर्क ही नहीं आ रहा। मेरे को तो लग रहा है मिल गई सारी। क्यों मिलती है? क्योंकि आपने वो थिन लाइन जो डिफरेंस है, जैसे पहले हमें क्या डिफरेंस करना पड़ेगा कि क्वालिटेटिव होता है वो क्या होता है, गुणात्मक क्या है, और फिर हमें करना पड़ेगा मात्रात्मक क्या है। पहले इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा कि वर्ड्स की बात करेंगे, यानी कि क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वर्ड्स या पिक्चर में डिफाइन करते हैं। अगर क्वांटिटी की बात करेंगे, मात्रात्मक की बात करेंगे तो नंबर्स में, क्योंकि मात्रा को किस में, नंबर्स में मापते हैं हम, बेसिकली संख्या में मापते हैं, तो वो क्या होगी, क्वांटिटी की बात करेंगे। और अगर बात करेंगे हम, जैसे भी किसी का रिजल्ट है पूरा डिस्क्राइब कर रहा है, तो डिस्क्राइब किस में होता है, क्वालिटी में, पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन हमें देना पड़ता है। और अगर क्वांटिटी की बात करें तो हम उतना डिस्क्रिप्शन नहीं करते रिजल्ट में, उतना डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया हुआ नहीं चीजें होती, क्योंकि क्वालिटी में क्या होता है, वर्ड्स या शब्द होंगे, और शब्द होंगे तो पूरा डिस्क्रिप्शन पक्का होगा। ये बात समझ रहे हो? यहाँ पे जैसे क्वालिटी में हम इंडक्टिव की बात करते हैं, इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक, IPG, पर्टिकुलर से जनरल की बात करते हैं। क्वांटिटी में हम डिडक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, DGP यानी कि जनरल से पर्टिकुलर। अब कौन सी को हम जनरलाइज कर सकते हैं, कौन सी को नहीं कर सकते, इस तरह के क्वेश्चंस फिर पूछे जाते हैं। फिर आपको पूछ लेते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको कनेक्ट करते हैं। तो हमें हर एक चीज को कनेक्ट करना, और ये कनेक्टिविटी कब आएगी, जब आप, मैं फिर कह रहा हूं कि जब थ्योरी है ना आपके पास, और थ्योरी के साथ साथ आप PYQs प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। और फ्रेंड्स मैं कोशिश करता हूं कि हम इसी तरह से पढ़ें। जैसे जो बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं, या आप भी पढ़े होंगे, तो हम क्या करते हैं, जैसे भी ये थ्योरी है ना, आज ये टॉपिक हुआ, उसी के ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। मैं क्वेश्चन भी पूछता रहता हूँ और उस लाइन को अंडरलाइन करके बताता रहता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, और ऐसा होता भी है ना। क्योंकि एक एक्सपीरियंस जितना मुझे है उसे के अकॉर्डिंग अगर ऑनेस्टली वर्क करते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी तो हमें मिलते हैं ना फ्रेंड्स। तो इस तरह आपको हर चीज ध्यान रखनी है। जैसे दो अप्रोच की बात होती है, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। डायरेक्ट पूछ लेते हैं इसमें कौन सी अप्रोच है जो क्वालिटेटिव की बात करता है, कौन सी है जो क्वांटिटी की बात करता है। तो पॉजिटिविज्म होता है, पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि अगर बेसिकली हम बात करें कि एक ट्रुथ के जानने की, अगर साइंटिफिक वे से हर काम किया जाए, सफिशिएंट मात्रा में डाटा हो तो 100% जान सकते हैं। तो ये क्वांटिटी की बात कर रहा है, ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, क्वांटिटी की, मात्रात्मक की। जबकि पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्या कहता है कि कहीं ना कहीं एरर आ सकते हैं, हम सच के एक भाग को जान सकते हैं, 100% जानना थोड़ा मुश्किल है ना, क्योंकि कहीं से किसी भी तरह के एरर आ सकते हैं। तो ये पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्वालिटी की बात करता है, बेसिकली ये बात करता है क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक की। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें आप ध्यान रखनी होती है। समझ में आई बात? और क्या है इसमें अगर बात करें
जैसे स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इसमें अगर देखो ना स्टेप्स ऑफ रिसर्च फाइनली इसमें थोड़ा सा आगे जाके दिया है सिलेबस में, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप अनुसंधान के चरण पढ़ो, रिसर्च के बारे में बात करो कि रिसर्च होता क्या है, उसके बाद स्टेप्स की बात करो, क्योंकि अगर स्टेप आपको क्लियर होंगे तभी एक एक स्टेप को आप प्रॉपरली क्लियर करोगे। आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च प्रपोजल क्या है, रिसर्च डिजाइन क्या है, साइनोप्सिस के बारे में क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर की बात होती है तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है वो क्या होते हैं, मेथोडोलॉजी क्या है, ये सारे, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में डिफरेंस क्या होता है ना, बिब्लियोग्राफी होती क्या है, रेफरेंस लिखने के स्टाइल, ये सारी आपको पहले हो जानी चाहिए बात, क्योंकि स्टेप्स में ये बात हो जाएगी, फिर आपको समझ में आएगा कि रिसर्च ये होता है, ये स्टेप्स होता है। अब एक एक चीज के बारे में खुल के बात कर लेते हैं, तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी, ठीक है। जैसे अगर बात करें थीसिस और आर्टिकल राइटिंग में फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग, जो रेफरेंस लिखते हैं हम, संदर्भ लिखते हैं, बेसिकली रेफरेंस होता क्या है, तो रेफरेंस जैसे ही शब्द आ गए ना तो आपको बहुत सारे शब्द याद रखने पड़ेंगे और इससे रिलेट करने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा कि साइटेशन क्या होता है, ठीक है, एच इंडेक्स क्या होता है, I10 इंडेक्स क्या होता है, इंपैक्ट फैक्टर क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी बातें करनी पड़ेगी, जर्नल के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, है ना, और यहाँ पब्लिशर के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, और रेफरेंस लिखने के स्टाइल है उसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी, एपीए स्टाइल क्या है, एमएलए स्टाइल क्या है, शिकागो क्या है, वैंकूवर क्या है, इस तरह की बात करनी पड़ेगी, इनमें क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि स्टाइल से भी आपने देखा होगा क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टाइल लिखने से भी क्वेश्चन आए हैं, आपको पूछ लेते हैं कि एपीए स्टाइल है कैसे लिखा जाता है ना, एमएलए कैसे है, तो हम कंपैरेटिवली क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल लेते हैं सबका और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंस है, देखिए उस इंफॉर्मेशन को हमें अच्छे से याद रखना होता है कि कहां पे ईयर पहले आएगा, कहां पे जो राइटर है उसका नाम पहले आएगा, ठीक है, कहां गाइड का नाम आएगा, कहां ईयर आएगा, ये सब बातें हमें करनी होती है, कहां पे टाइटल आएगा, सब ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद में ये जो सबसे अहम टॉपिक है, ये दो बड़े अहम है, एक तो एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, यानी कि जो अनुसंधान है उसमें आईसीटी का अनुप्रयोग, और एक है रिसर्च एथिक यानी कि अनुसंधान नैतिकता। तो बेसिकली जो आईसीटी है ना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इसके साथ हमेशा शब्द आएगा हेल्पिंग, ये रिसर्च में हेल्पिंग है। कई बार आपसे पूछ लिया, एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा दो स्टेटमेंट में, उन्होंने लिखा कि आईसीटी नेसेसरी है और रिसर्च है ना वो हेल्पिंग है, ये उल्टा है, बेसिकली आईसीटी हेल्पिंग है, सहायक है, क्योंकि आईसीटी नहीं थी तब भी रिसर्च तो हो ही रही थी, लेकिन आईसीटी अगर है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, तो आपकी रिसर्च टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा कम होगी, यानी कि हेल्पिंग हो जाएगी। और रिसर्च एथिक है, शोध एथिक्स है, शोध में नैतिकता, ये नेसेसरी है, ये कंपलसरी है, इसके बिना बेसिकली ये बहुत ही आवश्यक है, कंपलसरी है ना, याद रखना, इसके साथ आवश्यक शब्द लगेगा, क्योंकि एथिक्स अगर नहीं है शोध में तो हर स्टेप में रिसर्च एथिक्स होनी चाहिए, शोध में नैतिकता होनी चाहिए। कई जगह ये बात अलग है कि मोस्ट वल्नरेबल होती है, बहुत जरूरी, कहीं पर लिस्ट होती है, जैसे डाटा कलेक्शन है, डाटा एनालिसिस है, रिपोर्टिंग है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, ये मोस्ट वल्नरेबल चीजें हैं, ठीक है, यहाँ पे होनी चाहिए, वैसे हर स्टेप में होनी चाहिए, लेकिन एक मोस्ट वल्नरेबल, एक लिस्ट वल्नरेबल की बात कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इतनी बार वेरी वेरी बोल दिया। तो इस तरह से अगर हम थ्योरी करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लस पीवाईक्यू करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। आपका जो सिलेक्शन का सपना है उसको बड़े हिसाब से देखिए, आप ऐसे देखिए कि कितने % लोगों का नेट या जीआरएफ हो रहा है, इस बात को एक बार कैलकुलेट करके देख लिए, और उस हिसाब से अगर हम तैयारी नहीं करेंगे, हम जैसे जो चीजें आती है वही डेली बस हम रिपीट कर रहे हैं, उसी कोई नयापन हम में नहीं आ रहा, कोई नई चीजें हमारे सामने नहीं आ रही, तो इसका कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि चीजों को अपडेट, आजकल देखो अब पेपर का लेवल बहुत चेंज हो चुका है, बहुत कंसेप्चुअल हो चुका है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। आज मैंने जो बात की है वो 2 यूनिट के बारे में बात की है, आपको अच्छे से समझाया है कि टीचिंग में कैसे पढ़ना है और रिसर्च में कैसे पढ़ना है। ऐसे ही मैं 10 यूनिट्स के बारे में बात करूंगा। अगर आपको ये जानना है कि हम हर यूनिट के बारे में ऐसे बात करें, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ आपको ये सेशन अच्छा लगा, और आप ऐसे ही आगे कंटिन्यू करिए, हर यूनिट के बारे में बात करिए, और मैक्सिमम लोगों से आप, अगर आपको ठीक लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फ्रेंड्स, जो पेड बैच है हमारा, उसके बारे में और डिटेल में मैं बात बता देता हूं कि हम कैसे पढ़ेंगे, है ना, किस तरह से हम तैयारी करेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूं।
बेसिकली आपको पता है कि हमारी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG और ये नंबर है। इस पे हम कंप्लीट पेपर 1 पढ़ते हैं, पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस, पेपर 2 एजुकेशन। अभी दिवाली तक इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट है, 35 और 45% का ऑफ है। अगर आप पेपर 1 का लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में, प्लस इसका जो स्टडी मटेरियल है बाय कोरियर आएगा वो फ्री ऑफ चार्ज है, उसका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा, इसी में इंक्लूडेड रहेगा। इसमें लाइव के साथ साथ आपको सारी की सारी यूनिट रिकॉर्ड मिल जाएगी और डेली लाइव सेशन। रिकॉर्डेड में आपको ये रिकॉर्डेड बैच है जिसमें एक साथ आपको 10 की 10 यूनिट्स मिलेगी, ये भी हिंदी और इंग्लिश माध्यम में है, और यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेगी, ठीक है। और पेपर 2 जो है इन्वायरमेंटल साइंस, इसमें भी आपको 10 की 10 यूनिट्स मिलेगी, और इसमें अब लाइव आपको डाउट सेशन भी चला करेगा, पीवाईक्यूज भी होंगी, और स्टडी मटेरियल फ्री में आपके पास जाएगा घर पे कोरियर में, उसमें एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। इन्वायरमेंट साइंस और पेपर 2 एजुकेशन भी हम पढ़ते हैं, इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पीडीएफ फाइल्स प्लस वीडियो लेक्चर सब मिल जाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही एनटेट की भी क्लासेज चल रही है, अगर आप एनटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। और इनके कॉम्बो पैकेज पेपर 1 प्लस पेपर 2 एजुकेशन, पेपर 1 प्लस पेपर 2 इन्वायरमेंट साइंस, ये कॉम्बो पैकेज भी है जिसपे 45% ऑफ है, और ये इस सेशन का लास्ट डिस्काउंट है इस पीरियड के लिए। अगर आप विलिंग है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो वेबसाइट है www.swmg.in, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ठीक है, और ऐप का भी मिल जाएगा, और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। और हम हर एक चीज को, हर पहलू को बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे, क्योंकि जितने पेपर है उन सब का मैं एनालिसिस अच्छे से करता हूं कि किस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से है, और उसी बेसिस पे हम चीजों को अपडेट करते हैं। ऐसा नहीं कि जो चीजें चली आ रही है उसको करते रहे, नहीं, अपडेट बहुत जरूरी है। अगर हम अपडेट नहीं रहेंगे तो वैसे ही रिजल्ट आएंगे जो पहले आ रहे थे, ठीक है। तो आप अच्छे से शांति से एक अच्छा डिसीजन लीजिए, और मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इस तरह से जो चीज हम करते ही आ रहे हैं वैसे ही हम करेंगे और वही कमियां और हम रह जाएगी तो सेम रिजल्ट्स आने, पहले हमें कमियां देखनी है और फिर उस पर काम करना है। आपको निराश नहीं होना है, शांति से काम करेंगे, हो जाएगा। निराश होकर क्या करना है बताइए, ठीक है, उससे हमारा ही लॉस होगा। क्यों ना हम चीजों को बेहतर करने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ये बात बड़ी अच्छे काम करेगी, जो मैं सबको लास्ट में बोलता हूँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला है कि ये लाइन बड़ी काम करी है हमारी, और वो लाइन के बारे में बता देता हूँ कौन सी, आपको सबको पता ही है कि अपना चित्त शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन आपको लेनी नहीं है, प्लीज रिलैक्स होकर काम करें बहुत ईमानदारी से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।